आप सभी का हार्दिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक फिर से एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चों को इसमें डाउट भी रहता है कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को हम कैसे डेराइव करें, कैसे इसको शो करें और पेपर के रिगार्डिंग कैसे हम इसे लिखें। तो आपको इसमें हम डिटेल से समझाएंगे चीजों को कि हम कैसे इसको समझें और बहुत ही आसान तरीके से। जिन्हें वेक्टर पढ़ा भी है और नहीं पढ़ा भी है उसको मैं वेरी इजीली मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप देखोगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो कि बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाता हूँ। तो इसकी कुछ लाइनें हैं जो मैंने लिखी हैं। टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड कूलॉम्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड इन वेक्टर फॉर्म। मतलब हम चीजें कैसे इसको एक्सप्लेन करें तो तुम देखोगे समझोगे। तो मैं क्या करूं, एक कार्टेशियन प्लेन लेता हूं, इसको एक्स ये हमारा क्या है वाई है। इस पर मैं क्या करूंगा, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस q1 एंड q2। तो मैंने एक चार्ज को क्या मान लूंगा q1 और दूसरे चार्ज को मैं क्या मान लूंगा q। तो कहने का मतलब ये है मेरे पास दो चार्ज है, उन दोनों चार्जों की वजह से कूलॉम्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंट करना है वो कैसे लिखूंगा, तो उसके एक डेराइव है, एक रिप्रेजेंटेशन है, कैसे वो समझो। अब Q1 है, ये Q2 है। अब मुझे पता है इसको मुझे पोजीशन शो करना पड़ेगा। तो पोजीशन के लिए मैं इस पे क्या मान लूंगा, R1 वेक्टर मान लूंगा। इस पे क्या मान लूंगा, आपका R2 वेक्टर हो जाएगा। तो ये हमारा वेक्टर लग गया। इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, कुछ ऐसे। दोस्तों ये डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट बहुत जरूरी है करनी। अगर आपने डायरेक्शन इंडिकेट नहीं की तो आपको इनडायरेक्ट वे समझिए कि ये हमारा जो कहना है वो गलत हो जाएगा कि हमें R1 और R2 की R1 की डायरेक्शन है अप साइड में और R2 की भी इधर ही डायरेक्शन है। अगर मैं जब बात करता हूं इन दोनों के बीच की तो मैं बोलूंगा कि ये जो मैग्नीट्यूड है Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस का कैसे से समझे। अगर मान लो मैं इस डायरेक्शन में जाता 1 से किधर जाता है 2 से, तो इनका डिफरेंस जो होता है वो R21 होगा। और अगर मैं इधर जाता कहां से 2 से 1 में, तो फाइनल मेरा 1 है, इनिशियल क्या है 2 है। तो मैं लिखूंगा 1, मैं लिखूंगा 2 से किधर जा रहा हूं, तो मैं लिख दूंगा कि फाइनल माइनस है तो 1 2। तो हमारा दोनों एक लिखने का तरीका होता है। तो इसमें बोला है लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस q1 एंड q2 बी r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली। इसको दोस्तों सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। तो मैं इस मेथड से इसे सॉल्व करने के आसान वे में से समझाना चाहता हूं। तो मैं आपको एक हल्की सी हिंट देना चाहता हूं। आपने क्लास 11th में एक छोटा सा मैं कंसेप्ट समझाऊं कि मेरा मान लो इस डायरेक्शन में ए है, इधर दूसरा वेक्टर बी है। तो जब मैं इस वेक्टर को इस वेक्टर से मिलाता हूं तो मेरा आर हो जाता है। जो ये ध्यान से समझिए, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन जब मैं मिलाऊंगा तो मेरा ये आर होगा और आर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ए प्लस बी। वैसे ही आपको यह समझना होगा जब मैं इसमें देखूंगा कि आप देखो ध्यान से, ये R1 है। अगर R1 की डायरेक्शन कैसे ऐसे है और R21 की डायरेक्शन इधर है तो ये R2 है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ R1 प्लस R21 इजिकल टू आ जाएगा आपका R2 वेक्टर। तो R21 वेक्टर आ जाएगा R2 माइनस के R1 वेक्टर। इक्वेशन नंबर हमारी ये आ जाएगी 1। अब अगर ये समझ में नहीं आया तो दूसरा समझते हैं। अब आप देखोगे ये क्या है R21 है, ये क्या है R12 है। तो ये फाइनल रिजल्टेंट ही तो है। तो मैं क्या लिखूंगा R2 प्लस R12 इक्वल टू R1 वेक्टर। सो R1 वेक्टर आ जाएगा R1 R2 उधर जाएगा R2 माइनस के। इक्वेशन नंबर 2 अगर आप देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करें और समझें तो मैं बोलूंगा R12 वेक्टर इक्वल टू माइनस के R21 वेक्टर हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी R12 इक्वल टू R21 विद साइन माइनस के आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। और इसमें एक हिंट बताऊं, एक होता है आर कैप। तो ये आर कैप जो होता है वेक्टर आर अपॉन मोड ऑफ आर होता है। ये जो हमें देता है ये सब क्या देता है, गिब्स डायरेक्शन। क्या देगा हमें, गिब्स डायरेक्शन। तो दोस्तों ये दोनों जो कंसेप्ट है हमारे, ये 11th के टॉपिक के कंसेप्ट है जो हमने इसमें यूज किया। अब आपको देखोगे ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। इस 1 पर 2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब 1 2। और इधर अगर मैं बात करूं तो क्या लगेगा 2 पर 1 की वजह से। मतलब जब मैं लिखूंगा फोर्स ऑन चार्ज Q1, अगर मैं एक लाइन लिखूं फोर्स ऑन चार्ज
Q1 ड्यू टू Q2। Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स की वैल्यू क्या है, तो मैं यहां लिखूंगा कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डॉट, अब 1 2 है, 1 2 इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर कौन सा है, R12, तो मैं R12 कैप लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा दोस्तों, R12 कैप। ध्यान से समझिए, इस डायरेक्शन में ध्यान से देखो, R12 इस डायरेक्शन में, तो पोजीशन वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में लूंगा, कौन सा, R12, ना कि R21। अरे भाई ध्यान से समझो ना, अब इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा है, F12, तो इस डायरेक्शन में R12 होगा ना भाई। पोजीशन हमारी किस दिशा में, इधर, फोर्स की डायरेक्शन में, तो पोजीशन वेक्टर लेंगे, यही तो हमें वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमने लिखा है R12 कैप, कैप सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है, गिव्स द डायरेक्शन। तो हमें ये बता रहा है F12 की डायरेक्शन किधर, इस डायरेक्शन में होगी। तो हमें ध्यान से समझना होगा कि ये R12 जो है वो हमारे डायरेक्शन है। और मैं अगर इसको सही से थोड़ा सा और रिप्रेजेंट करूं तो Q1 Q2 अपॉन R12 कैप को क्या लिखूं, R12 वेक्टर। जब नीचे आएगा तो ये आ जाएगा R12, दो ये एक इधर से, दो और कितना आ जाएगा 3, इक्वेशन नंबर मान लो 4 है। इसी में जब मैं आगे बात करता हूं F फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, हमारे पास Q1 की वजह से Q2 पर कितना फोर्स लगेगा, तो आप देखोगे 2 1 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एंड R21 का कैप सेम। देखो इधर जैसा यहाँ किया था वैसा इधर, दोनों जगह क्या सेम है। तो आप देखोगे के Q1 Q2 अपॉन R21, अगर मैं यहाँ लिखूं R21 वेक्टर, तो इधर कितना आ जाएगा Q, और दोनों चीजें कितना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। नीचे जो लिखा जाता है वो क्या होता है, हमारा मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, दोनों में सेम होता है। तो आपको ये समझना होगा कि F21 इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब। R21 है तो R21 होगा हमारा किसके बराबर, माइनस के R12। तो मैं अगर यहाँ माइनस लिखूं और यहाँ R12 वेक्टर लगा दूं, तो इक्वेशन नंबर आप 5 को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। ध्यान से समझना, वैसे इक्वेशन 5 एंड 6, हमारे पास इक्वेशन 5 है, सॉरी इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों को ध्यान से देखिए। R12 है R12, लेकिन यहाँ सिर्फ मैग्नीट साइन का अंतर है, मतलब F12 जो होगा वो माइनस के F21 होगा। यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, यही तो इट्स एप्लीकेबल फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ। सिंपली कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों यही है हमारा कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो हम अगर लिखना चाहें तो उस तरह से हम इसको डेराइव कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया हो, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी वीडियो और बनाते रहें, उसके लिए सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।